हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं केमिकल नेचर ऑफ एसिड्स एंड बेसिस के बारे में। लेकिन हर बार की तरह पहले रिकॉल कर लेते हैं कि अब तक हमने क्या पढ़ा। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमने पढ़ा एसिड और बेसिस का इंट्रोडक्शन, जिसमें उनकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हमने बात की थी। रिकॉल करेंगे, एसिड की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या थी। एसिड प्रोड्यूस H+ आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। सेकेंड, टेस्ट क्या होता है एसिड का। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। थर्ड, जो एसिड है वो कौन से लिटमस को किस में कन्वर्ट करते हैं, बिल्कुल ब्लू को रेड में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट, पीएच, एसिड की पीएच क्या होती है, लेस देन 7। और जो एसिड होते हैं उनका नेचर क्या होता है, एसिड्स आर करोसिव इन नेचर। इन पांचों पॉइंट्स को हम कंपेयर करेंगे बेसिस के लिए। तो बेसिस वाटर में क्या प्रोड्यूस करते हैं, OH- आयंस। बेसिस जो होते हैं वो कौन से टेस्ट के होते हैं, जो बेसिस है वो बिटर इन टेस्ट। कौन से लिटमस को किस में कन्वर्ट करते हैं, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। और बेसिस की पीएच क्या होती है, बेसिस की पीएच मोर देन 7 होती है। जो बेसिस है उनका नेचर क्या होता है, बेसिस का नेचर होता है सोपी। लेकिन कब, जब हम उन्हें टच करते हैं, व्हेन दे आर कमिंग टू द कांटेक्ट ऑफ स्किन। इसके बाद हम लोगों ने बात की थी ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में, स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में, वीक एसिड के बारे में, स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में, वीक बेस के बारे में। फिर हम लोग इंडिकेटर पढ़ा था हम लोगों ने। इंडिकेटर्स में हमने 2 पार्ट पढ़े थे, नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर। उससे आगे हम आए तो हम लोगों ने इनकी डिटेल नॉलेज लेने के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी क्या थी, एसिड रिएक्ट विद मेटल फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, बेसिस रिएक्ट विद मेटल फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट एंड प्रोड्यूस सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, नेक्स्ट थी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मींस एसिड रिएक्ट विद बेस फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। और क्या पढ़ा, हमने पढ़ा मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर और उसके लिए रिएक्शंस देखी। देन हम लोगों ने बात की नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर और उसकी रिएक्शंस देखी। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब उससे आगे हम लोग बात करने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल नेचर ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। इस पॉइंट में हम क्या कवर करने वाले हैं, इस पॉइंट में हम 2 ऐसी प्रॉपर्टीज कवर करेंगे जो एसिड और बेस दोनों शो करते हैं। ठीक है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है वही हम लोग देखते हैं। तो थोड़ा सा केमिकल प्रॉपर्टी इसलिए मैंने रिवाइज करवाई आप लोगों को, ताकि आपको ध्यान आ जाए कि हम यहाँ पर वो केमिकल प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं जो एसिड और बेस दोनों में क्या होती है, कॉमन होती है। चलो देखते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है जो एसिड और बेस दोनों में कॉमन है वो क्या है, मैं एसिड को किसी मेटल से रिएक्ट कर रहा हूँ, क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। इसी तरीके से अगर मैं बेस को किसी मेटल से रिएक्ट कर रहा हूं तो क्या होगा, तो बेस मेटल से जनरली रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि मेटल का खुद का नेचर भी बेसिक होता है। तो इस केस में क्या करें, तो कौन कौन सी मेटल्स थी, याद होगा आप लोगों को, मैंने बताया था जिंक और एल्यूमिनियम 2 ऐसी मेटल्स है जो बेस से रिएक्ट कर सकती है अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो, और साथ में क्या प्रोड्यूस करेगी, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। करेक्ट। तो जो फर्स्ट कॉमन केमिकल नेचर है एसिड और बेसिस का वो क्या है, acids and bases react with metal and form या produce करो and produce हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये दोनों में कॉमन हुआ। कॉमन क्या हुआ, एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं किसके साथ, मेटल के साथ, और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो हमेशा हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस करेंगे। ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है दोनों की, तो ये समझना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए मैं कोई भी रिएक्शन ले लूं तो ऐसी मेटल ले रहा हूं जो दोनों में रिएक्ट कर सके। कौन सी है, जल्दी रिकॉल करो, यस, जिंक। तो जिंक जो है वो दोनों के लिए कॉमन होगी, हम इसकी रिएक्शन एसिड से भी करवाएंगे और बेस से भी करवाएंगे। देखते हैं, जिंक को हमने डाइल्यूट एसिड लिया HCl। ठीक है, डाइल्यूट मैंने एक्वस मार्क कर दिया उसके लिए, और इसकी जब मैंने रिएक्शन करवाई तो क्या बना, जिंक क्लोराइड ZnCl2।
ठीक है, इसका एक्वस सॉल्यूशन बनेगा और साथ में क्या रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज होने वाली है। ठीक है, तो यही तो हमें बात करनी है। एसिड अगर मेटल से रिएक्ट कर रहा है, एसिड अगर मेटल से रिएक्ट कर रहा है तो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है। सिमिलरली बेस भी क्या करेगा, तो जिंक अगेन मेटल ली, लेकिन हमने अब क्या लिया, बेस NaOH, तो ये क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर सॉल्ट कौन सा बनेगा, यहाँ पर सॉल्ट बनेगा सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2, दैट इज सोडियम जिंकेट। इसकी बात हम पहले कर चुके हैं और रिलीज क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर वो रिलीज करने वाला है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हमें क्या बताती है कि क्या कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज कॉमन है। तो सिंपल, कोई भी मेटल अगर दोनों से रिएक्ट कर सकती है, एसिड और बेस, तो हमेशा क्या प्रोड्यूस करेगी, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगी। सिंपल। हाइड्रोजन गैस की आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने आपको एक टेस्ट बता रखा है, हम 2 बार उसे पढ़ चुके हैं, तो बताएगा क्या है, यस, तो रिपीट कर रहा हूं, क्या है, पॉपिंग साउंड टेस्ट। ठीक है, पॉप साउंड टेस्ट जो हम लोग करते हैं, सॉफ्ट सॉल्यूशन से पास कराते हैं, और अगर वहां पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है ब्लास्ट करने पे बबल्स, तो इसका मतलब कंफर्म है कि जो इवॉल्व गैस है वो कौन सी है, हाइड्रोजन गैस। अब इससे आगे बात करते हैं कि ऐसी कौन सी और प्रॉपर्टीज है जो दोनों में कॉमन होती है, और ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये सेकंड पॉइंट है। ऐसा क्यों, क्योंकि समझना, कम से कम 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन इससे, इस पॉइंट से बन सकता है। ठीक है, और 3 मार्क के क्वेश्चंस केमिस्ट्री में काफी कम बनते हैं, उनमें से ये एक पॉइंट जो हम कवर कर रहे हैं, ये 3 मार्क का क्वेश्चन का वेटेज रखता है डायरेक्ट। ठीक है, इस पॉइंट में हम लोग एक एक्टिविटी भी सीखेंगे। तो देखते हैं पॉइंट क्या कहता है। पॉइंट ये कहता है कि एसिड और बेस, क्योंकि हमें कॉमन केमिकल नेचर बात कर रहे हैं हम लोग, तो एसिड हो या बेस, आप अगर वाटर में डालोगे उसे, तो वो आयंस तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा। वो बात अलग है कि एसिड H+ आयन प्रोड्यूस करेगा और बेस OH- आयन प्रोड्यूस करेगा, लेकिन वहां पर आयंस प्रोड्यूस जरूर होंगे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कॉमन है वो समझते हैं हम लोग, क्या कहना चाह रहा है, सेकंड पॉइंट कहना चाह रहा है, एसिड्स एंड बेसिस, एसिड्स एंड बेसिस प्रोड्यूस आयंस, acids and bases produce ions when dissolved in water। ठीक है, तो एसिड और बेस जो होंगे वो हमेशा क्या प्रोड्यूस करेंगे, आयंस प्रोड्यूस करेंगे। कब, जब उन्हें किसमें डिसॉल्व किया जाएगा, वाटर में। वो बात अलग है कि दोनों अलग अलग आयन प्रोड्यूस करते हैं। एसिड हमेशा कौन सा आयन प्रोड्यूस करता है, H+ आयन प्रोड्यूस करता है, और बेस हमेशा कौन सा करता है, OH- करता है। तो अभी हमें ये डिस्कस नहीं कर रहे कौन कौन सा करेगा, अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं, आपने 2 कंटेनर लिए, एक में एसिड डाला और एक में बेस डाला, तो क्या दोनों में आयंस होंगे, डेफिनेटली दोनों में क्या प्रोड्यूस हुए दिखाई देंगे, हमें आयंस प्रोड्यूस हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है कि आप प्रूव कर सकते हो क्या कि एक सॉल्यूशन में एसिड और बेस है तो वहां पर आयन होंगे। यस, हम प्रूव कर सकते हैं। अब प्रूव करने के लिए हमें एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी। यहाँ पर एक थंब रूल आपको ध्यान रखना है। थंब रूल क्या कहता है कि कभी भी सॉलिड अगर लिया है आपने और सॉलिड में आपको करंट फ्लो करवाना है, ठीक है, तो करंट फ्लो तभी होगा जब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं सॉलिड स्टेट में। लेकिन लिक्विड या एक्वस स्टेट की बात करूं तो ऐसा नहीं होगा, वहां पर इलेक्ट्रॉन की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। तो फिर क्या होता है, तो ध्यान देना इस बात पर, क्योंकि इसी में ही लॉजिक छुपा है, ध्यान रखना। तो जब भी कोई सॉल्यूशन आप लेते हैं और उसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, तो उसका मतलब ये है कि उसमें क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो सिंपल हमें एक ऐसी एक्टिविटी करनी है जिसमें सॉल्यूशन में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करवा करके देखेंगे। अगर इलेक्ट्रिसिटी पास हो गई तो इसका मतलब उसमें क्या प्रेजेंट है, आयन प्रेजेंट है। और इलेक्ट्रिसिटी अगर कंडक्ट नहीं हुई तो इसका मतलब उसमें आयंस प्रेजेंट नहीं है। तो ये बहुत ही सिंपल एक्टिविटी है जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो इस एक्टिविटी में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 4 तरह के सॉल्यूशन ले रहे हैं। जो फर्स्ट सॉल्यूशन है वो मैंने ले लिया कोई भी एसिड, ठीक है,
आप कोई भी एसिड ले सकते हैं, डाइल्यूट होना चाहिए कि हम एक्वस सॉल्यूशन पे बात कर रहे हैं। तो मैंने सपोज ले लिया डाइल्यूट H2SO4, आप चाहे तो HCl लें, HNO3 लें, कुछ भी लें, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड सॉल्यूशन मैंने लिया, ये लिया मैंने एक बेस, ठीक है। जो मैंने बेस लिया है, कोई भी ले लो, हम यूजुअली एनओजी काम में लेते हैं, वही ले लिया मैंने। नेक्स्ट मैंने लिया, ये दोनों एक्वस सॉल्यूशन है, ध्यान रखना इस बात को। थर्ड जो मैं काम में ले रहा हूँ, एसिड हो गया मेरे पास, बेस हो गया मेरे पास, नेक्स्ट में ले रहा हूँ ग्लूकोज का सॉल्यूशन। ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता होगा C6H12O6, ठीक है। तो नेक्स्ट सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर किसका लिया, नेक्स्ट सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर ग्लूकोज का लिया। तो 3 मेरे पास सॉल्यूशन हो गए। मैंने फिर भी एक और सॉल्यूशन ले लिया ताकि मैं अच्छे से समझ पाऊं। तो जो मैंने फोर्थ सॉल्यूशन यहाँ पर लिया, वो सॉल्यूशन किसका है समझना, वो है एथेनॉल। आप अल्कोहल भी बोल सकते हैं, ठीक है। हमने क्या लिया, एथेनॉल। एथेनॉल यानी C2H5OH, ठीक है। तो ये सारे सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर ले लिए अलग अलग कंटेनर में। अब अरेंजमेंट एपरेटस का कैसे कर रहा हूं वो समझना भी जरूरी है। तो देखना, यहाँ पर हमने एक बड़ा सा बीकर लिया, ओके। अब क्या करें, इस बीकर के अंदर एक रबर का कॉर्क डाला, ठीक है। मेरे हर वर्ड पे ध्यान देना, मैंने इस कॉर्क को क्या नाम दिया, रबर कॉर्क, रबर कॉर्क। और ये क्या लिया, प्लास्टिक का बीकर है, ध्यान रखना, ओके। अब क्या किया, इस रबर कॉर्क पे 2 आयरन नेल लगा दी, ठीक है। आयरन नेल मेटल पीस होती है, तो इस पे हमने क्या अटैच कर दी, ये दोनों क्या हो गई हमारी आयरन नेल हो गई, ठीक है। और इस आयरन नेल को सर्किट में अटैच कर दिया। सर्किट में क्या है, मेरे पास बैटरी है, स्विच है, बल्ब है, और इस तरीके से इसे अटैच कर दिया, ठीक है। तो ये पूरा एक सर्किट मेरे पास कंप्लीट है। स्विच ऑफ कर देते हैं। तो ये क्या है मेरे पास, ये हो गया बल्ब, ये हो गया स्विच, ये क्या हो गई बैटरी, ठीक है। पूरा सेटअप रेडी आ गया। अब यहाँ पर समझना, अब मैं स्विच ऑन भी कर दूं, सपोज मैं यहाँ स्विच ऑन कर दूं, तो क्या ये बल्ब ग्लो करेगा, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि सर्किट है इनकम्प्लीट है। और सर्किट अगर इनकम्प्लीट होगा, ये ओपन सर्किट है, और हम जानते हैं सर्किट अगर इनकम्प्लीट होता है तो करंट फ्लो नहीं करता। कैसे पता चल रहा है इनकम्प्लीट सर्किट है, सब तो कनेक्टेड है आपस में। देखो, ये आयरन नेल किस पे लगी है, रबर कोट पे, और रबर क्या होता है, इंसुलेटर होता है। तो ये दोनों जो आयरन नेल है, ये यहाँ से यहाँ तक का सर्किट तो कंप्लीट है, इन दोनों के बीच में गैप है, ये फुलफिल नहीं होगा, तो डायरेक्टली यहाँ पर करंट का फ्लो नहीं हो सकता। क्या करें, अब इस कंटेनर को हम एक एक बार इन चारों से फिल करेंगे, ठीक है। सपोज सबसे पहले मैंने इसमें क्या फिल कर दिया, सपोज कि इस कंटेनर में मैंने सबसे पहले एसिड फिल किया, ठीक है। जब मैंने इसमें एसिड फिल किया और अब स्विच ऑन करके देखा, तो क्या बल्ब ग्लो करना चाहिए आपके अकॉर्डिंग और नॉट, यस। तो बिल्कुल डेफिनेटली एसिड के केस में क्या यहाँ बल्ब ग्लो करेगा, यस करेगा। और अभी मैंने बताया था, कभी भी सॉल्यूशन में करंट पास होता है तो उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होते हैं, आयंस। इसका मतलब क्या हुआ कि एसिड ने वाटर में क्या प्रोड्यूस किए, आयंस, इसीलिए वहां पर क्या ग्लो हुआ, बल्ब ग्लो किया। सिमिलरली सेकंड केस में मैंने क्या किया, पूरा सॉल्यूशन फिर से खाली किया उससे, और उसको रिफिल किया मैंने किसके साथ, बेस के साथ। जब मैंने बेस उसमें डाला वाटर के साथ, और अब मैंने स्विच ऑन किया, तो अब भी उसमें क्या प्रोड्यूस हुए, अब भी उसमें आयंस प्रोड्यूस हुए। और आयंस प्रोड्यूस हुए, इसका मतलब क्या प्रूव हुआ कि बेस ने भी वहां पर आयंस प्रोड्यूस किए, और बल्ब क्या कर जाएगा, ग्लो कर जाएगा, करेक्ट। अब बात करते हैं ग्लूकोज। जब मैंने पुराना सॉल्यूशन हटा करके फिर उसमें ग्लूकोज फिल किया और अब स्विच ऑन किया, तो अब वहां पर बल्ब ग्लो नहीं किया। इट मींस बल्ब ग्लो नहीं करने का मतलब अब किसी भी तरह की करंट वहां पर प्रोड्यूस नहीं हुई है। तो इसका मतलब ग्लूकोज जो है वो यहां पर आयंस प्रोड्यूस नहीं कर रहा। सिमिलरली ग्लूकोज के सॉल्यूशन को निकाल करके मैंने लास्ट उसमें एथेनॉल का सॉल्यूशन डाला। जब मैंने उसमें एथेनॉल ऐड किया और स्विच ऑन किया,
इस केस में भी बल्ब ग्लो नहीं किया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स एथेनॉल भी वहां पर किसी भी तरह के आयंस प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तो यहाँ भी आयंस प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं। तो एसिड और बेस की कॉमन प्रॉपर्टी क्या है, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, आयंस प्रोड्यूस करते हैं। कब, जब उन्हें डिसॉल्व किया जाए वाटर में, सिंपल। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जो आपको अच्छे से आनी ही चाहिए। ओके, तो ये दो कॉमन पॉइंट आज हमने सीखे। क्या है फर्स्ट केमिकल नेचर में फर्स्ट पॉइंट, कि एसिड हो या बेस हो, अगर वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। और एसिड हो या बेस हो, अगर आप उससे वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो उसमें क्या प्रोड्यूस होगी, उसमें आयंस प्रोड्यूस होंगे ही होंगे। और इसके लिए एक्टिविटी में हमने क्या किया, हमने एक बीकर लिया, हमने रबर कॉर्क लिया, आयरन नेल फिक्स की, सर्किट बनाया। सर्किट में क्या था हमारे पास, बल्ब, ताकि हम सेंस कर पाए कि करंट फ्लो हो रहा नहीं हो रहा। फर्स्ट टाइम में उसमें ऐड किया एसिड, बल्ब ग्लो करने लगा। सेकेंड टाइम में ऐड किया बेस, बल्ब अगेन ग्लो करने लगा। इसका मतलब दोनों ने क्या प्रोड्यूस किए, वहां पर आयंस प्रोड्यूस किए। लेकिन ग्लूकोज और एथेनॉल के साथ ऐसा नहीं था। तो ग्लूकोज और एथेनॉल जो सॉल्यूशन है, इनके सॉल्यूशन में आयंस प्रोड्यूस नहीं होते, ये भी प्रूव हुआ। तो ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रहनी ही चाहिए, ठीक है। तो अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझना क्या कह रहा है, व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और ए बेस इन वाटर सॉल्यूशन। जब भी एक वाटर सॉल्यूशन होगा तो उसमें एसिड और बेस का क्या होगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसे आपको थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग ही गया होगा, क्योंकि एसिड और बेसिस की सारी कैरेक्टरिस्टिक तो आपको समझ आ गई। तो अभी हमने क्या बात की, हमने बात की है कि जब भी कोई एसिड और बेस होगा तो उसके वाटर सॉल्यूशन में क्या होगा, क्या वाटर के साथ वो H+ और OH- प्रोड्यूस करेगा और उसके अलावा उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होने वाला। बात समझ पा रहे हैं आप लोग, फिर से समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ क्या एसिड और बेस जो है वो जब तक वाटर में है तब तक ही एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर शो करेंगे, उसके अलावा नहीं करने वाले। करेक्ट, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। तो इसका आंसर समझना, इसका आंसर क्या होना चाहिए, सब्सटेंसेस वर्क एज एसिड और बेस इन वाटर। ध्यान रखना किसमें करते हैं, इन वाटर, बट नॉट इन ड्राई स्टेट। वो ऐसा ड्राई स्टेट में कभी भी नहीं करते, नॉट इन ड्राई स्टेट। तो मैं अगर सिंपल यहां लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर is not shown in dry state। एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर जो है वो ड्राई स्टेट में देखने को नहीं मिलता है। तो किसी भी सब्सटेंस का एसिडिक और बेसिक बिहेवियर अगर आपको देखना है तो उसके लिए वाटर की प्रेजेंस बहुत जरूरी है। वाटर होगा तो H+ आयन प्रोड्यूस होंगे, वाटर होगा तो OH- आयन प्रोड्यूस होंगे। अदरवाइज आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन यहाँ पर एसिड है और कौन यहाँ पर बेस है, ठीक है। तो क्वेश्चन बनना बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन 3 मार्क क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, ठीक है। आज का लेक्चर इसलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, कि कम से कम आपके 3 मार्क के 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर रेडी होने जा रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं बात करूँ यहाँ पर क्या होने वाला है, तो रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान देना मेरी बात पर, क्या कि एसिड और बेस अपना जो एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर होता है वो सिर्फ और सिर्फ वाटर के साथ ही शो करते हैं, ड्राई स्टेट में शो नहीं करते। प्रूव करिए इसको, सिंपल क्वेश्चन, प्रूव दैट एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर आर शोन इन द वाटर नॉट इन द ड्राई स्टेट। तो इसे प्रूव कैसे करें, एक्टिविटी समझते हैं। ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी रहने वाली है। यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, एक ध्यान रखना वाटर नहीं होना चाहिए, कहीं भी नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले ड्राई टेस्ट ट्यूब लेनी है, तो ये हमने ले ली, एक बिल्कुल ड्राई सी टेस्ट ट्यूब, मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक्टिविटी शुरू करने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा। क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने ब्लू लिटमस पेपर लिया है तो एसिड उसको क्या कर देगा, रेड। याद रखना इस बात को, ब्लू लिटमस रेड में कौन कन्वर्ट करता है, एसिड, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया,
इसमें मैंने कुछ क्रिस्टल्स डाल दिए। क्रिस्टल किसके डाले? क्रिस्टल डाले सोडियम क्लोराइड के, NaCl। ठीक है, ध्यान रखना रिएक्शन में मैंने क्या काम में लिया है, NaCl के सॉलिड क्रिस्टल डाले हैं, एक्वस सॉल्यूशन नहीं लिया। हर बार मैं एक्वस सॉल्यूशन ही लेके बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने एक्वस क्यों नहीं लिया? क्योंकि मुझे वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, वाटर को अवॉइड करना है यहाँ पर। ठीक है, फिर क्या किया, इसके अंदर मैंने एक कॉर्क लगा दिया ताकि अगर कोई गैस बने तो जहां मैं चाहूं मैं उसे वहीं देख सकूं। तो इसके अंदर हमने क्या फिक्स कर दिया, एक रबर कॉर्क। ठीक है, और इसमें होल किया और एक डिलीवरी ट्यूब लगा दी। ये हमने ऊपर क्या लगा दी, एक डिलीवरी ट्यूब लगा दी। ठीक है, और इसके अंदर फिल किया, ऐड किया कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ध्यान रखना वर्ड कॉन्सनट्रेटेड। तो साथ में मैंने क्या ऐड किया, मैंने ऐड किया कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। दोनों में रिएक्शन होगी और एक इंटरेस्टिंग रिएक्शन होगी। तो ध्यान देना रिएक्शन क्या होने वाली है। यहाँ पर जो सोडियम है वो सल्फेट के साथ जाएगा और बनाएगा Na2SO4। ठीक है, तो साथ में क्या बना, Na2SO4। लेकिन H और Cl मिलेंगे और ये बनाएगा 2HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। HCl एक और एसिड बनाएगा। और जो ये एसिड है, मजे की बात ये है कि वो गैसेस फॉर्म में मिलेगा, यानी ये उड़ने लगेगा यहाँ से। ठीक है, तो गैसेस फॉर्म में वाटर मॉलिक्यूल तो कहीं भी नहीं आया, तो वाटर तो है ही नहीं, तो हमें ड्राई HCl गैस यहाँ पर देखने को मिल रही है। ध्यान रखना, ड्राई HCl की गैस यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब आता है इंटरेस्टिंग फैक्ट। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, तो गैस कहाँ से बाहर निकलेगी, इस डिलीवरी ट्यूब से। तो ये यहाँ से जो बाहर निकल रही है वो ड्राई HCl गैस है, ध्यान रखना। ठीक है, क्या होगा, ये HCl गैस जब बाहर निकलेगी तो मैं इसके पास यहाँ पर क्या लेके आऊंगा, लिटमस, क्योंकि HCl एसिडिक है तो मुझे चेक करना है, तो यहाँ लिटमस चाहिएगा। कौन सा, ब्लू या रेड? ब्लू। तो यहाँ पर मैं ला रहा हूँ ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, तो जैसे ही ब्लू लिटमस पेपर में यहाँ पर लेके आया, क्या होने वाला है, यहाँ पर क्या ये ब्लू रेड हो जाएगा, क्योंकि HCl एसिडिक कैरेक्टर शो करता है और एसिड ब्लू लिटमस को क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, मैं कौन सा लिटमस लेके आया हूं, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, तो ये ड्राई ब्लू लिटमस पेपर जब यहाँ पर आएगा और यहाँ से HCl गैस रिलीज हो रही होगी तो क्या होने वाला है, तो इस केस में क्या वो ब्लू रेड होगा, नहीं। अभी हमने बात की ड्राई स्टेट में एसिड या बेस अपना कैरेक्टर शो नहीं करते, तो इसका मतलब HCl जो है वो ड्राई है, लिटमस भी ड्राई है, तो किसी भी तरह से HCl वहां अपना एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा। तो फिर क्या होगा, तो इस केस में इस ड्राई की जगह मैं यहाँ पर वेट या बोलूं मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर, उसको भिगो करके लेके आऊंगा, उस ड्राई लिटमस को थोड़ा वाटर में डिसॉल्व कर और डिप करके लेके आऊंगा। तो क्या होगा, अब जो HCl गैस बाहर आएगी वो अपना एसिडिक कैरेक्टर शो करेगी, क्योंकि वहां अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, और वो उस ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगी, रेड में कन्वर्ट कर देगी। सिंपल, तो बहुत ही सिंपल सी एक्टिविटी है जो इस क्वेश्चन का आंसर दे रही है, और ये प्रूव भी कर रही है कि एसिड और बेसिस सिर्फ और सिर्फ वाटर के साथ ही अपना एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर शो करते हैं, ड्राई स्टेट में कभी भी नहीं करते हैं। एक बार एक्टिविटी फिर से समझेंगे। हमने ड्राई टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब में किसके क्रिस्टल डाले, टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने डाले सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल, सॉलिड फॉर्म में डाला हमने, और उसमें क्या डाला, उसमें ऐड किया हम लोगों ने कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। रिएक्शन में ड्राई HCl गैस बनी, जब गैस बाहर जा रही थी तो हम उसके पास पहले ड्राई लिटमस पेपर लेके आए, ब्लू ड्राई लिटमस पेपर रेड नहीं हुआ, जो जैसा था वैसे ही रहा। लेकिन जब हम उस लिटमस को वेट करके लेके आए और उस HCl गैस के पास रखा हमने, तो वो ब्लू लिटमस क्या हो गया, रेड हो गया। तो इसे प्रूव हुआ कि एसिड और बेसिस जो है वो अपने एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर सिर्फ और सिर्फ वाटर के साथ ही शो करते हैं, वाटर के बिना शो नहीं करते या ड्राई स्टेट में शो नहीं कर सकते। तो ये सिंपल सा आपका आज का क्वेश्चन एक और रेडी हुआ। अब इससे आगे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डाइल्यूशन।
डाइल्यूशन होता क्या है? सबसे पहले तो ध्यान रखना, ये हम कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? अमाउंट ऑफ ions produced in the solution या amount of substance produced in the solution, that is the concentration of the solution, जो आप 9th क्लास में भी पढ़ते हुए आ रहे थे। ठीक है, मास बाय मास परसेंटेज पढ़ा होगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पढ़ा होगा, मास बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स, स्मॉल फ्रैक्शन, बहुत सारी चीजें होती है ऐसी। ठीक है, तो हम फिलहाल बात करते हैं कि डाइल्यूशन या कॉन्सेंट्रेशन होता क्या है। कॉन्सेंट्रेशन होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। सिंपल, रिपीट कर रहा हूं, क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन? अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, सपोज कि मेरे पास एक बीकर है या एक ग्लास है और इसके अंदर वाटर फिल किया हुआ है, मैंने 1 स्पून ऑफ शुगर इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, अभी इसकी कॉन्सेंट्रेशन कुछ है, अब आपने 1 स्पून और शुगर ऐड कर दिया, तो कॉन्सेंट्रेशन दोनों में से किसकी ज्यादा होगी? पहले वाले पार्ट की या दूसरे वाले पार्ट? ऑब्वियस सी बात है, सेकंड पार्ट की ज्यादा होगी। तो सेकंड पार्ट की ज्यादा क्यों हुई? क्योंकि जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यहाँ पर था वो बढ़ा दिया आपने यूनिट वॉल्यूम में, यानी आप उतना ही वॉल्यूम रखते हुए, वॉल्यूम चेंज नहीं करेंगे, उतना ही वॉल्यूम रखते हुए अगर पार्टिकल्स बढ़ा देते हैं तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। तो कॉन्सेंट्रेशन कम कैसे करें? तो कॉन्सेंट्रेशन कम, अब डिसॉल्व किए हुए पार्टिकल तो मैं वापस नहीं निकालने वाला, ऑब्वियस सी बात है। तो क्या करूंगा? मैं इसमें वाटर ऐड कर दूंगा। मैं क्या ऐड कर दूंगा? वाटर। तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा लेकिन पार्टिकल्स उतने ही रहेंगे। तो जो पहले पार्टिकल्स कम वॉल्यूम में थे अब वो ज्यादा वॉल्यूम में आ गए, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? कम होगी। तो कॉन्सेंट्रेशन को कम करने का जो प्रोसेस होता है हम उसे बोलते हैं डाइल्यूट। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेट कम करने के लिए हम जनरली क्या ऐड करते हैं? हम लोग वाटर ऐड करते हैं। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि हमें डाइल्यूशन करना है तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? हमें डाइल्यूशन करना है तो हमें वाटर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिफाइन क्या हो सकती है डाइल्यूशन की? मिक्सिंग ऑफ एसिड्स और बेसिस। हम एसिड और बेस दोनों के लिए बात कर रहे हैं, ध्यान देना इस बात पर। ठीक है, मिक्सिंग ऑफ एसिड्स और बेसिस विथ वाटर results in decrease in concentration, results in decrease in concentration of ions per unit volume। ठीक है, तो कभी भी ध्यान रखना, एसिड और बेस को वाटर के साथ मिक्स करने पर, यानी वाटर की क्वांटिटी बढ़ाने पर उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? डिक्रीज होगी। किसकी? आयंस पर यूनिट वॉल्यूम में। तो इसको हम बोलेंगे डाइल्यूशन। इज कॉल्ड डाइल्यूशन। ठीक है, तो आपको सिंपली डाइल्यूट कैसे किया जाता है किसी भी सॉल्यूशन को ये समझ आ गया होगा। तो अब क्वेश्चन बनता है कि डाइल्यूशन बहुत इजी प्रोसेस हुआ, कुछ नहीं, एसिड लिया, पानी डाल दिया, हो गया डाइल्यूट? नो, अगेन आई एम राइटिंग नो, आपको ऐसा कभी भी नहीं करना है। इनफैक्ट ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस सिचुएशन भी हो सकती है। कभी भी एसिड लिया और वाटर ऐड कर दिया ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि डाइल्यूशन हमेशा, ध्यान रखना, मार्क कर रहा हूं, इस पे क्वेश्चन बनता है अगेन, डाइल्यूशन is a highly exothermic process। वर्ड ध्यान रखना आप लोग अच्छे से। क्या? डाइल्यूशन जो होता है हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस यानी जिसमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हीट क्या होती है? रिलीज होती है। ठीक है, तो रिपीट कर रहा हूं, डाइल्यूशन इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस। डाइल्यूशन इज हाईली एक्सोथर्मिक, यानी बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में हीट प्रोड्यूस होती है। तो सोचो
अगर आपने एसिड लिया उसमें वाटर ऐड कर दिया है, एसिड तो बहुत एक्टिव है, क्वांटिटी भी ज्यादा है एसिड की, और आपने सडन वाटर ऐड किया तो वो इतना एक्सोथर्मिक होगा, इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा कि वहां पर कंटेनर के भी ब्लास्ट होने के चांसेस रहते हैं और एक बहुत बड़ी इंजरी और एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना डाइल्यूशन प्रोसेस में हमेशा एसिड को मिलाते हैं वाटर में, ना कि वाटर को एसिड में। ठीक है, तो हमेशा यहां पर ध्यान क्या रखना है, एसिड डिसॉल्व इन वाटर। हमेशा कौन किस में ऐड करेंगे, एसिड को डिसॉल्व करेंगे किसमें, वाटर में, ना कि कभी वाटर को एसिड में, क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक होने की वजह से ये एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन बन जाती है। तो क्वेश्चन बनता है कि आप कौन सा ऑप्शन चूज करना चाहेंगे, एसिड डिसॉल्व इन वाटर और वाटर डिसॉल्व इन एसिड। तो बिना सोचे समझे हम क्या यूज करेंगे, एसिड डिसॉल्व इन वाटर, वो भी कैसे, ड्रॉप बाय ड्रॉप ही ऐड करेंगे, ताकि एक ड्रॉप डाली वो डिसॉल्व हो गई, जो भी टेम्परेचर रेज करना है किया, उसके बाद कंट्रोल आने के बाद नेक्स्ट ड्रॉप डालेंगे। तो ड्रॉप बाय ड्रॉप हम एसिड को ऐड करेंगे किसमें, वाटर में, क्या करने के लिए, डाइल्यूट करने के लिए। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि डाइल्यूशन हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो ये आपको ध्यान होना ही चाहिए। तो इस चैप्टर को हम अगर 3 पार्ट में डिवाइड करें तो पहला पार्ट था एसिड और बेसिस का बेसिक और केमिकल नॉलेज लेना, जो हम कर चुके हैं। सेकेंड पार्ट है हमारा पीएच स्केल, जो इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, और फिर थर्ड पार्ट रहेगा सॉल्ट, फिर ये चैप्टर ओवर होगा आपका। तो आज आपके इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो रहा है। तो सारे के सारे एसिड और बेसिस की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज कर चुके हैं। आप लोग अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करिए, और नोट्स आपको हर बार की तरह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका। थैंक यू वेरी मच।